नमस्कारः। हार्दं स्वागतम् अत्र भवतां सर्वेषां सुधीजनानां, प्रबुद्धजनानां, मान्यदर्शकानां, छात्राणां च सर्वेषाम् अभिनन्दनम्। मान्याः श्रेष्ठकलासङ्गम द्वारा समायोजितायां फेसबुक लाइव व्याख्यानमालायां भारतीयशास्त्रीयनृत्यकला द आर्ट्स ऑफ इंडियन क्लासिकल डांसेस इत्यस्मिन् विषये अहं पञ्चमं व्याख्यानं प्रस्तोतुम् अत्र समुपस्थिता अस्मि। कमला भारद्वाजः महोदयाः, प्रथमम् अहं मङ्गलाचरणम् आचरेम। निराकारमोङ्कार मूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम् गुणागार संसार पारम नतोऽहम्। यह श्लोक रुद्राष्टकम से मैंने चुना है। इसमें भगवान शिव आदि देव की स्तुति की गई है। इसका अभिप्राय है निरंकार निर्गुण स्वरूप ओंकार के मूल तुरीय अर्थात तीनों गुणों से अतीत वाणी ज्ञान और इंद्रियों से परे कैलाशपति विशाल महाकाल के भी काल गुणों के निधान संसार से परे परमेश्वर शिव की मैं स्तुति करती हूँ। श्रेष्ठ कला संगमस्य प्रकल्पेऽस्मिन् स्व विषये विदितवेदितव्याः कृत भूरि परिश्रमाणां प्रतिष्ठितानां मूर्धन्य विदुषां वादकानां नर्तकानां संगीतज्ञानां आमुखपटलीयं साक्षात् प्रसार्याणि व्याख्यानानि भवतां कृते समायोज्यन्ते। श्रेष्ठकला संगम सदस्याः एतत् कृते अभिनन्दनीयाः धन्यवादार्हश्च। मादृशाणां जनानां कृते अपि अवसरं सुलभायितः अतएव अहं स्वीयं कार्तज्ञमपि ज्ञापयामि। मान्य संपूर्ण विश्व के लिए यह बहुत ही आपदा का समय है। इस आपदा के समय में अवसाद की स्थिति उत्पन्न होना स्वाभाविक ही है, परंतु हमें इस अवसाद से ग्रस्त नहीं होना है। हमें विश्व कल्याण के लिए प्रार्थना करनी है सविता देव से। विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रम तन्न आसुव। हे समस्त सुखों के दाता, ज्ञान के प्रकाशक, सकल जगत की उत्पत्ति करता एवं समस्त ऐश्वर्य युक्त परमेश्वर सविता देव, आप हमारे संपूर्ण दुर्गुणों दुखों और कष्टों को दूर कर दीजिए। जो कल्याणकारक गुण कर्म स्वभाव सुख और पदार्थ हैं वे हमें प्राप्त कराएं। इसी कल्याणकारी कामना के साथ हम भारतीय शास्त्रीय नृत्य कला के विषय में चर्चा करेंगे। बंधुओं, इस व्याख्यान से पूर्व हमने चर्चा की है भारतीय शास्त्रीय नृत्य कला के उद्भव और विकास यात्रा की। आप सब जानते हैं भारत में विगत 2 शताब्दियों से नृत्य सतत सुनिश्चित दिशा में अग्रसर होता रहा है। भारत विविधताओं का देश है। विभिन्न प्रांतों में विविध संस्कृतियों का उपलब्ध होना हमारे देश की विशिष्टता रही है। विभिन्न सांस्कृतिक परिवेशों में नृत्य की शैलियां भी कुछ साम्य कुछ वैषम्य के साथ विशिष्ट रही है। ये शैलियां शास्त्रीय हों या लोक नृत्य हों, दोनों के प्रसंग में समान ही है। विशेषतः शास्त्रीय नृत्यों की बात करें तो शास्त्रीय नृत्य की ये शैलियां विशिष्ट प्रांतों के विभिन्न आयामों को एक अद्भुत रूप से प्रस्तुत करती हैं। प्रायः सभी शास्त्रीय नृत्य आध्यात्म से जुड़े हैं। उदाहरणार्थ भरतनाट्यम, कथक, ओडिसी, कुचिपुड़ी आदि सभी नृत्यों का कहीं ना कहीं मंदिरों से ही प्रादुर्भाव हुआ है। बंधुओं, पिछले व्याख्यानों में हमने शास्त्रीय नृत्य कला की वैभवपूर्ण विकास यात्रा में भरतनाट्यम, कथक,
कथकली, कुचिपुड़ी, इन नृत्यों के विषय में चर्चा की थी। आज हम मणिपुरी और ओडिसी नृत्यों के बारे में चर्चा करेंगे। बंधुओं, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, पहले हम मणिपुरी नृत्य की चर्चा कर रहे हैं। तो जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि मणिपुर से संबद्ध नृत्य ही मणिपुरी कहा जाता है। मणिपुरी नृत्य का उद्गम भी बहुत प्राचीन काल से माना जाता है। यह नृत्य लिपिबद्ध इतिहास की स्थिति से भी पूर्ववर्ती है। किसी भी कला के साथ जब धर्म या धार्मिक परंपरा संबद्ध हो जाए तो उसमें आस्था सदैव विद्यमान रहती है और वह कला मित्रों उत्तरोत्तर समृद्ध होती जाती है। मणिपुर नृत्य भी धार्मिक और परंपरागत उत्सवों के साथ संबद्ध है। यह शिव और पार्वती के नृत्यों तथा सृष्टि की रचना करने वाले अन्य देवी देवताओं की दंत कथाओं के संदर्भ प्राप्त होते हैं। देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए आप जानते हैं उत्सवों एवं नृत्यों का आयोजन हमारी संस्कृति की मुख्य पहचान है। इस प्रकार का एक भव्य उत्सव लाई हरोबा है जो मणिपुर में मनाया जाता है। बहुत वर्षों से यह परंपरा चली आ रही है और आज भी अपने सांस्कृतिक एवं पारंपरिक वैभव के साथ मणिपुर में यह उत्सव मनाया जाता है। लाई हरोबा में नर्तक मंच पर प्रदर्शन करते हुए स्वयं ही मृदंगा बजाते हैं। लाई हरोबा उत्सव के समय माई नृत्य किया जाता है जो मणिपुर की घाटी में रहने वाले मीती एक जाति है, वहां मीती मणिपुरियों का एक वार्षिक अनुष्ठान है। वे प्रत्येक वर्ष इस उत्सव को, इस अनुष्ठान को बहुत ही श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाते हैं। इस उत्सव का प्रादुर्भाव बंधुओं बहुत पूर्व वैष्णव काल में हुआ था। लाई हरोबा नृत्य का प्राचीन रूप है जो मणिपुर में सभी शैली के नृत्य के रूपों का आधार है। यानी मणिपुर में जितने भी नृत्य हुए हैं, जितने भी नृत्यों को हम देखते हैं, उनमें सभी कहीं ना कहीं लाई हरोबा से प्रभावित हैं। लाई हरोबा का शाब्दिक अर्थ है देवताओं का आमोद प्रमोद। मित्रों, यह नृत्य तथा गीत एक आनुष्ठानिक तर्पण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। पुजारी और पुजारिनों को मायाबा और मायाबी कहा जाता है। ये सब अनुष्ठानक कहे जाते हैं जो सृष्टि की रचना की विषय वस्तु को अपने नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। यह परंपरा इसी प्रकार से दीर्घ काल तक प्रवर्तित होती रही। 15वीं सदी में वैष्णव काल के आगमन के साथ राधा और कृष्ण के जीवन की घटनाओं पर आधारित रचनाएं प्रस्तुत की गई। विशेषतः राधा और कृष्ण के जीवन की घटनाओं पर ही यह नृत्य आधारित था। विशेषतः राजा भाग्यचंद्र ने अपने शासनकाल में इस शास्त्रीय नृत्य को संरक्षित किया। इसी समय मणिपुर के प्रसिद्ध रासलीला नृत्यों का प्रवर्तन हुआ। राजा ने स्वप्न में इस संपूर्ण नृत्य की विशिष्ट वेशभूषा और अद्भुत संगीत सहित कल्पना की थी। कालांतर में पूर्ववर्ती शासकों के शासनकाल में इस शास्त्रीय नृत्य की नई लीलाओं, तालों और रागात्मक रचनाओं के माध्यम से इसकी अभिवृद्धि होती रही। इस नृत्य का प्रचार बंगाल, बिहार और पूर्वोत्तर राज्यों में अधिक हुआ, परंतु मणिपुर में यह नृत्य सर्वाधिक प्रचलित हुआ, इसीलिए इसे मणिपुरी नृत्य नाम दिया गया। दीर्घ काल तक बंधुओं लगभग अज्ञात इस नृत्य को शेष भारत से परिचय 1917 में महाकवि रविंद्रनाथ टैगोर ने कराया। रास संकीर्तन नृत्य थांगता अर्थात मृदंग वादन भी मणिपुर के सांस्कृतिक जीवन के महत्वपूर्ण अंग रहे हैं। मणिपुरी नृत्य भारत के 8 प्रमुख शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यह भारत के उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर में उद्भूत हुआ। इसे जोगोई भी कहा जाता है। इसकी भौगोलिक स्थिति के कारण इस प्रदेश के निवासी बाह्य सांस्कृतिक प्रभाव से अछूते ही रहे हैं। इसी कारण इस प्रदेश की विलक्षण सांस्कृतिक परंपराएं अक्षुण्ण रही और संरक्षित रही।
मणिपुरी नृत्य का विषय अन्य शास्त्रीय नृत्यों की भांति धर्म और अध्यात्म से ही जुड़ा है। यह नृत्य राधा और कृष्ण के रासलीला पर आधारित है और आध्यात्मिक अनुभव के साथ साथ धार्मिक भी है। यह कहना संगत प्रतीत होता है बंधुओं कि हिंदू वैष्णव प्रसंगों पर आधारित यह नृत्य है। मणिपुरी नृत्य का एक विस्तृत रंगपटल होता है, तथापि रास, संकीर्तन और थंगता इसके बहुत प्रसिद्ध रूप हैं। इसके 5 प्रमुख रास नृत्यों में से 4 का संबंध विशिष्ट ऋतुओं से है। मणिपुरी रास में राधा कृष्ण और गोपियां प्रमुख पात्र होते हैं। इस नृत्य की विषय वस्तु प्रायः राधा और गोपियों की कृष्ण से वियोग की व्यथा को प्रदर्शित करती है। रासलीला नृत्यों में परेंग या शुद्ध नृत्य क्रम प्रस्तुत किए जाते हैं। इसमें निर्दिष्ट लयात्मक भंगिमाओं और शरीर की गतिविधियों का अनुसरण किया जाता है, जो परंपरागत रूप से अनुकरणीय होते हैं। बंधु, यह एक अद्भुत संयोग है कि मणिपुरी नृत्य में तांडव और लास्य दोनों का समावेशन है। इसकी पहुंच बहुत वीरतापूर्ण पुरुषोचित पहलू से लेकर शांत तथा मनोहारी स्त्रियोचित पहलू तक है। मणिपुरी नृत्य की लयात्मक और मनोहारी गतिविधियां ही इसकी विशिष्टता है। अन्य शास्त्रीय नृत्यों की भांति नृत्य एवं अभिनय दोनों ही इसके पक्ष रहते हैं। यद्यपि मणिपुरी नृत्य अभिनय में मुखाभिनय को बहुत महत्व नहीं दिया जाता है। चेहरे के भाव स्वाभाविक रहते हैं। सर्वांग अभिनय या संपूर्ण शरीर का उपयोग एक निश्चित रस को संप्रेषित करने के लिए किया जाता है और यही इसकी अनूठी विशिष्टता है। प्रायः नर्तक एक नाटकीय प्रदर्शन में पैरों से ताल देने के लिए घुंघरू नहीं पहनते। संवेदनशील शरीर की गतिविधियों के साथ इसका ज्यादा महत्व नहीं है, जबकि मणिपुरी नृत्य और संगीत एक उच्च विकसित ताल तंत्र कहा जा सकता है। मणिपुरी गायन की शैली को नट कहा जाता है, जो उत्तरी और दक्षिणी भारतीय संगीत से बहुत अलग है। यह शैली निश्चित प्रकार से स्वर कंपन और अनुकूलन सहित उच्च स्वर मान के साथ अपना परिचय स्वयं प्रदान कर देती है। मुख्य संगीत वाद्य पुंग या मणिपुरी शास्त्रीय ढोल होता है। मित्रों, बंधुओं, यदि आपने कभी भी मणिपुरी नृत्य का मंचन देखा है, नृत्य यह देखा होगा, तो आपने देखा होगा कि वह लंबे आकार का एक ढोल लेकर के पुरुष उसको मंच पर ही बजाते हैं और बहुत झूम करके वह इस नृत्य को करते हैं। जब जैसे जैसे ढोल बजता है, उसकी थाप के साथ नर्तकियों के पैर उसके साथ एक विशिष्ट संयोजन बनाते हैं, जो एक अद्भुत नृत्य का प्रदर्शन होता है। तो ये ढोलों के भी यहाँ विभिन्न प्रकार माने गए हैं, जहाँ संगीत और नृत्य में ये प्रयोग में लाए जाते हैं। पेना एक तारदार वाद्य होता है। लाई हारोबा और पेना गायन के विषय में प्रयोग में लाया जाता है। रास और संकीर्तन करताल के विविध प्रकारों का प्रयोग किया जाता है। शास्त्रीय नृत्य में मित्रों सामूहिक गान का कीर्तन रूप नृत्य के साथ जुड़ा हुआ है, जिसे मणिपुर में संकीर्तन के नाम से जाना जाता है। नृत्य करते समय पुंग और करताल बजाते हैं। नृत्य का पुरुषोचित पहलू चोलोम संकीर्तन परंपरा का ही एक अंग है। प्रायः सभी सामाजिक और धार्मिक पर्वों पर पुंग तथा करताल चोलुम प्रस्तुत किया जाता है। नृत्य में स्वर गायन के साथ साथ बांसुरी का भी प्रयोग किया जाता है, क्योंकि बंधुओं, आप जानते हैं बांसुरी और कृष्ण का एक अटूट संबंध है और उसी लिए उस माधुर्य को, बांसुरी की माधुर्यता को उसमें जब उसका साथ आता है नृत्य के साथ, तो एक बहुत ही सुंदर वातावरण उपस्थित हो जाता है, एक माधुर्यपूर्ण वातावरण वहां उपस्थित हो जाता है। रास के साथ साथ मणिपुरी नृत्य में जयदेव के द्वारा रचित गीत गोविंद की अष्टपदी का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यह नृत्य अन्य शास्त्रीय नृत्यों से थोड़ा भिन्न है।
इसमें शरीर धीमी गति से चलता है, सांकेतिक भव्यता और मनमोहक गति से भुजाएं अंगुलियों तक प्रवाहित होती हैं। मणिपुरी नृत्य की पृष्ठभूमि में एक रोचक दंत कथा भी प्रचलित है। मणिपुर की मेयटी जनजाति की दंत कथाओं के अनुसार जब ईश्वर ने पृथ्वी का सृजन किया तो वह एक पिंड के समान थी। 7 लेनुराह ने इस गोलार्ध पर नृत्य किया और अपने पैरों से मजबूत और चिकना बनाने के लिए इसे बहुत कोमलता से अपने पंजों से दबाया। यह मितई जोगोई या मणिपुरी नृत्य का उद्भव माना जाता है। मणिपुरी नृत्य बहुत ही कोमलता और मृदुता के साथ किया जाता है। मित्रों, भारत के अन्य नृत्य रूपों के विपरीत इस नृत्य शैली में हाथ की मुद्राओं का उपयोग मूक अभिनय के बदले सजावटी तौर पर ही किया जाता है। घुंघरुओं से स्वराघात उत्पन्न नहीं किया जा सकता, ऐसी मणिपुरी नृत्य की मान्यता है। तो नर्तक व नर्तकी मिलकर यह नृत्य करते हैं और नृत्य नाटिकाओं की व्याख्या वाचक के द्वारा की जाती है। यह यहाँ के मणिपुर के जो स्थानीय लोग हैं उनकी यह धार्मिक जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। मित्रों, अब हम जानेंगे कि मणिपुरी नृत्य के कितने प्रकार होते हैं। तो 2 प्रकार बताए जाते हैं। ताल रसक, पहला है ताल रसक, जिसमें नर्तकियों को भी साथ तालियां भी बजाई जाती हैं। नर्तन के साथ साथ तालियां भी बजाई जाती हैं मंच पर ही। दूसरा है दंड रसक, इसमें 2 छड़ियों के द्वारा समकालिक ताल को वहां सृजन किया जाता है, क्रिएट किया जाता है, जहां नर्तकियां एक ज्योमेट्रिक रेखा गणितीय फॉर्मेशन की संरचना में नृत्य करती हैं। मणिपुरी नृत्य की कुछ अन्य शैलियां भी प्रचलित हैं, जैसे रास, नाट संकीर्तन, पुंगचोलम, ढोलचोलम, करतालचोलम, थांगटा। यह मणिपुरी शैली का मार्शल आर्ट फॉर्म है। मित्रों, सबसे अधिक जो आकर्षण होता है नृत्य का वह वेशभूषा होती है। और मणिपुर नृत्य की जो ये कहें उत्कृष्टता और आकर्षण, मनमोहकता, सब 100% वह उसके वेशभूषा पर ही निर्भर करती है। तो रास की वेशभूषा में बहुत ही प्रचुर मात्रा में कशीदा किया गया एक सख्त घाघरा या स्कर्ट पैरों तक वो पहना जाता है और जो पैरों पर फैला रहता है एक गोलाकार में। आपने भी देखा होगा कि गोलाकार वस्त्र नीचे लहंगा टाइप, घाघरा टाइप जो है नर्तकियां पहने रहती हैं। इसके ऊपर एक महीन मलमल का घाघरा पहना जाता है। शरीर के ऊपरी भाग में गहरे रंग के मखमल के ब्लाउज से वह ढका रहता है और नर्तकी एक परंपरागत जालीदार दुपट्टे से घूंघट किए रहती है। और ये सबसे अधिक आकर्षण का बिंदु है इस नृत्य की वेशभूषा का। मनोहारी रूप से चेहरे के ऊपर यह घूंघट गिरा रहता है और जिसके अंदर से, क्योंकि ये जालीदार होता है और इसमें से हमें विशेष रूप से किया गया केश विन्यास, उसमें सजाए गए पुष्प और अलंकार अपनी मनोहर छटा से नर्तकी को एक अद्भुत सौंदर्य प्रदान करते हैं। श्री कृष्ण के रूप में जो नर्तक नृत्य करते हैं उन नर्तकों को पीली धोती, गहरे रंग की मखमल की जैकेट और मोर पंखों का एक मुकुट पहनाया जाता है। इस नृत्य में जो आकर्षक अलंकार पहनाए जाते हैं वे अति उत्कृष्ट और पारंपरिक होते हैं। इसकी बनावट में मणिपुरी विशिष्टता स्वयं ही झलकती है। तो मित्रों, इस प्रकार से हमने ओडिसी नृत्य का एक परिचय प्राप्त किया। कहाँ से ओडिसी नृत्य की विकास यात्रा का प्रादुर्भाव हुआ और कहाँ तक आज आधुनिक युग में इसने अपने सभी बहुत कीर्तिमान स्थापित कर लिए हैं। इतना रोचक नृत्य जब हम इस नृत्य के बारे में पढ़ते हैं तो हमारा अपना भी मन करता है कि हम जाएं और इसका मंचन, इसका प्रदर्शन देखें। मित्रों, अब हम चर्चा करेंगे ओडिसी नृत्य की। ओडिसी नृत्य भी, जैसा कि आप जानते हैं, ओडिसी नृत्य
नाम से ही स्पष्ट है, यह भी उड़ीसा प्रदेश का नृत्य है। उड़ीसा नृत्य को पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर प्राचीनतम जीवंत शास्त्रीय नृत्य रूपों में से विशिष्ट माना गया है। इस नृत्य का प्रारंभ भी अन्य शास्त्रीय नृत्यों के समान मंदिर में नृत्य करने वाली देवदासियों के नृत्य के रूप में ही हुआ था। ओडिसी नृत्यों का उल्लेख शिलालेखों में भी प्राप्त होता है। इसके प्रमाण ब्रह्मेश्वर मंदिर के शिलालेखों में भी तथा इसके साथ ही कोणार्क के सूर्य मंदिर के केंद्रीय कक्ष में इसका उल्लेख मिलता है। वर्ष 1950 में इस नृत्य शैली को एक परिष्कृत रूप में प्रस्तुत किया गया। इसके लिए अभिनय चंद्रिका तथा मंदिरों में पाई गई कार्विंग की गई, उत्कीर्ण की गई नृत्य की मुद्राओं को यह श्रेय जाता है। भुवनेश्वर के पास ही उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाओं में इस नृत्य के प्रमाण उपलब्ध होते हैं। यदि अब इस नृत्य के प्रादुर्भाव के बारे में चर्चा करें तो इस नृत्य का जन्म बुद्धकालीन सहजयान और वज्रयान शाखाओं की साधना से माना जाता है। यद्यपि अन्य शास्त्रीय नृत्य शैलियों के समान नृत्य में भी विभिन्न प्रकार की भाव भंगिमाएं भगवान को समर्पित की जाती हैं, यह शास्त्रीय नृत्य अत्यंत प्राचीन है क्योंकि इसका प्रारंभ भी देवदासियों, जिनको महर्षि भी कहा जाता था, उनके नृत्य के साथ हुआ था। जैसा कि पहले भी चर्चा मैंने की कि देवदासियां मंदिरों में नृत्य करती थी। कालांतर में मंदिरों की अपेक्षा देवदासियां शाही दरबारों में कार्य करने लगी और ओडिसी नृत्य का प्रयोजन कम होने लगा। यह इस नृत्य की परंपरा के लुप्त प्राय होने का समय था, परंतु इस विलक्षण नृत्य परंपरा को नर्तकों ने लुप्त नहीं होने दिया। इस समय में पुरुषों ने मंदिरों में नृत्य करना शुरू कर दिया। नर्तक पुरुषों के समूह को गोटपुआ कहा जाता था। इससे इस नृत्य का प्रदर्शन चलता रहा। इस नृत्य का अस्तित्व ओडिशा के हिंदू मंदिरों की मूर्तियों, हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म के पुरातात्विक स्थलों और नृत्य मुद्राओं को देखने से ज्ञात होता है। इस्लामिक शासन के यह नृत्य परंपरा, इस्लामिक शासन जब आया तो यह नृत्य परंपरा पूरी तरह से समाप्त प्राय हो चली थी, जबकि ब्रिटिश शासन में इसे बंद करवा दिया गया। एक हमारी जो बहुत ही अद्भुत और सुंदर नृत्य कला थी, ब्रिटिश शासन में इसको पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया। यह निर्णय बंधुओं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था क्योंकि इससे एक सुंदर प्रचलित नृत्य शैली का अवसान हो रहा था। कुछ समय के पश्चात भारतीयों ने इसका विरोध किया और इसकी पुनः रचना एवं पुनर्विस्तार करके इसे आज के स्वरूप में संरक्षित किया गया। जैसा कि सभी भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में नृत्य एवं अभिनय दो पक्ष होते हैं, तो हम ओडिसी नृत्य के विषय में भी इस पर विचार करेंगे। ओडिसी नृत्य के भी दो पक्ष होते हैं, नृत्य या नृत्येतर निरूपण नृत्य। इसमें शरीर की भंगिमाओं का उपयोग करते हुए सुंदर और मोहक पैटर्न या फॉर्म्स सृजित किए जाते हैं। इसका एक अन्य रूप अभिनय है, जिसे सांकेतिक हाथ के हाव भाव और चेहरे की अभिव्यक्तियों को कहानी या विषय वस्तु के माध्यम से समझने का प्रयास किया जाता है। इसमें त्रिभंग पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। त्रिभंग से अभिप्राय है 3 भागों में बांटना। सिर, शरीर और पैर से की गई मुद्राएं और अभिव्यक्तियां भरतनाट्यम के समान होती हैं। ओडिसी नृत्य में विष्णु के 8वें अवतार कृष्ण के बारे में कथाएं गाई जाती हैं। मित्रों, जैसा कि मणिपुरी नृत्य है, यह भी एक कोमल लास्य शास्त्रीय नृत्य है जिसमें उड़ीसा के परिवेश तथा इसके सर्वाधिक लोकप्रिय देवता
भगवान जगन्नाथ जी की महिमा का गान किया जाता था। परंतु प्रायः ओडिसी नृत्य भगवान कृष्ण के प्रति समर्पित है और इसके छंद संस्कृत काव्य जयदेव द्वारा रचित गीत गोविंद से लिए गए हैं। गीत गोविंदम को प्रेम और भगवान के प्रति समर्पण प्रदर्शित करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। इस नृत्य का जो प्रधान भाग है लास्य और अल्प तांडव से जुड़ा है। इसी कारण इस नृत्य में भरतनाट्यम और कथक का किंचित स्वरूप दृष्टिगोचर होता है। बंधुओं, अब हम ओडिसी नृत्य की कुछ विशेषताओं और विशेष मुद्राओं के विषय में विचार करेंगे। ओडिसी नृत्य पारंपरिक रूप से नृत्य नाटिका की शैली है। इसकी दो प्रमुख स्थितियां हैं, चौक और त्रिभंग। चौक मुद्रा में नर्तकी अपने शरीर को थोड़ा सा झुकाती है और घुटने थोड़ा सा मोड़ लेती है। दोनों हाथों को आगे की तरफ फैला लेती है। श्रृंगार आदि नवरसों और विभिन्न मुद्राओं को नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। इस मुद्रा को हम पुरुषोचित मुद्रा कहते हैं। उसमें संस्कृत काव्य गीत गोविंदम से लिए गए छंदों के आधार पर नृत्य किया जाता है। यह स्त्रियोचित मुद्रा कही जाती है। दर्पण भंगी, श्रृंगार करते हुए नर्तकी अपने आप को दर्पण में निहारने का अभिनय करती है। इसी मुद्रा को दर्पण भंगी कहते हैं। मान्य दर्शकों, यदि आप ध्यान देंगे तो अवश्य ही आपको यह मनमोहक मुद्रा प्रत्यक्ष हो उठेगी और आप इस मोहक मुद्रा के नृत्य में लचक और सौंदर्य का साक्षात अनुभव कर पाएंगे। दर्पण मुखी के अतिरिक्त बहुत ही रोचक मुद्रा है पोटला। इस मुद्रा में नर्तकी अपनी सखी के आगे की तरफ झुक जाती है और दोनों हाथों को पोटला की मुद्रा में एक दूसरे से जोड़ लेती है। यह एक अन्य अभिनय मुद्रा होती है। इस समय में शरीर त्रिभंग मुद्रा में होता है। इसके अतिरिक्त एक और मुद्रा का भी वहां उल्लेख है, हस्ता। नृत्य में प्रयुक्त हस्त मुद्रा की सांकेतिक भाषा को हस्ता कहते हैं, जो प्रतीकों, भावनाओं, शब्दों और विचारों को अभिव्यक्त करती है। हस्ता से ही कुछ कुछ समानता रखते हुए पुष्प हस्त मुद्रा का भी वहां नृत्य में मंचन किया जाता है। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट हो जाता है, नर्तकी इस प्रकार से अभिनय करती है मानो हाथ में पुष्प लिए हुए है। यह एक प्रतीकात्मक मुद्रा है मित्रों, और जिसे हस्त पुष्प मुद्रा कहा जाता है। यह भी एक बहुत ही सुंदर मुद्रा है जो नृत्य को मोहकता प्रदान करती है। शुक चंचू, कुछ मुद्राएं सजावटी या प्रतीकात्मक रूप में प्रस्तुत की जाती हैं, जिसे शुक चंचू कहा जाता है। वैसे शुक चंचू शब्द का अर्थ है तोते की चोंच। तो इस प्रकार से जो भी प्रतीकात्मक मुद्रा उनको दिखानी होती है नृत्य में, इसके माध्यम से दिखाते हैं। प्रदीप हस्त मुद्रा में हाथों के द्वारा ऐसे अभिनय किया जाता है मानो नर्तकी के हाथ में जलता हुआ दीपक हो। चिर परिचित मुद्रा, चिर परिचित इस मुद्रा के द्वारा हिरण की मुग्धकारी दृष्टि को अभिनीत किया जाता है। हिरण की जो नेत्र हैं, हिरण के नेत्र, वैसे भी मृगनयनी शब्द का जो प्रयोग है हम सुंदरता के लिए करते हैं। तो हिरण की मुग्धकारी दृष्टि को संकेतों के माध्यम से नृत्य में प्रदर्शित किया जाता है, अभिनीत किया जाता है। प्रायः सभी नृत्य प्रस्तुतियों में बांसुरी की मुद्रा भी बनाई जाती है। इसे एक विशेष मुद्रा के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ओडिसी नृत्य के प्रस्तुति में मित्रों 5 भाग होते हैं। भारतीय परंपरा में किसी भी कार्य की निर्विघ्न समाप्ति के लिए मंगलाचरण का अनुपालन किया जाता है। नृत्य वैसे भी शुभ अवसरों पर किया जाने वाला कृत्य है, अतः भरतनाट्यम, कथक, ओडिसी आदि नृत्यों की भांति इस नृत्य में भी मंच पर मंगलाचरण किया जाता है।
नर्तकी पुष्प लेकर मंच पर आती है तो धरती माँ को पुष्प अर्पित कर इष्ट देवता, गुरुजनों एवं दर्शकों का अभिवादन करती है। इसके पश्चात बटु नृत्य। इसमें चौक और त्रिभंगी को दर्शाया जाता है। चौक यानी नर्तकी अपने शरीर को थोड़ा झुकाती है, घुटने मोड़ती है और दोनों हाथों को आगे की ओर फैलाती है। त्रिभंग में सिर, शरीर और पैरों को विशेष मुद्रा में रखते हुए नृत्य करती है। इसके अतिरिक्त पल्लवी, इसमें गीत की प्रस्तुति की जाती है। संगीतात्मक संयोजन नर्तकी स्वयं प्रस्तुत करती है। थारी झाम, शास्त्रीय नृत्य और अभिनय दोनों का स्थान होता है। शास्त्रीय नृत्य में नृत्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि अभिनय, परंतु ओडिसी नृत्य के इस अंश में विशुद्ध नृत्य किया जाता है और इसे थारी झाम कहा गया है। त्रिखंड मंजूर, नृत्य के समापन भाग को त्रिखंड मंजूर कहा गया है। शास्त्रीय नृत्यों में आवश्यकता अनुसार विशेष प्रकार से नृत्य मंडली का चयन किया जाता है। अनावश्यक नृत्य में कुछ भी नहीं है, अभिनय में भी अनावश्यक कुछ नहीं है, क्योंकि अनावश्यक रखने से उसमें अव्यवस्था होने लगती है और रस प्राप्ति और साधारणीकरण में कठिनाई आती है। इसलिए एक विशेष दल का चयन यहाँ रहता है। ओडिसी नृत्य की नाट्य मंडली में एक पखावज वादक, एक बांसुरी वादक, एक गायक, एक सितार या वीणा वादक और नर्तकों का समूह होता है। अभी हमने विचार किया कि ओडिसी नृत्य का इतिहास क्या रहा है और इसकी प्रस्तुति किस प्रकार से होती है, इसमें किस किस मुद्राओं का चयन किया जाता है। अब हम इसकी आकर्षक वेशभूषा के बारे में भी कुछ चर्चा कर लेते हैं। मित्रों, आप सब जानते हैं कि उत्सव, पूजा और आह्लाद के अवसर पर ही नृत्य किया जाता है। अतः प्रत्येक नृत्य में वेशभूषा और आभूषण, सज्जा आदि का विशेष ध्यान रखा जाता है। ओडिसी नृत्य की वेशभूषा भी बहुत ही चित्ताकर्षक होती है। वेश के रूप में नर्तकी साड़ी पहनती है जो स्थानीय रेशम या सिल्क से बनी होती है। सामने की तरफ से प्लेट्स बनाकर इस साड़ी को पहना जाता है। साड़ी पर उड़ीसा के पारंपरिक डिजाइन बने होते हैं। नर्तकी विशेष प्रकार के आभूषण धारण करती है और प्रायः यह चांदी से बने हुए होते हैं। ओडिसी नृत्य की केश सज्जा सुंदर और विशिष्ट होती है। बड़े आकार का आकर्षक जूड़ा बनाकर पुष्पों और आभूषणों से सजाया जाता है। माथे पर चांदी का टीका सजाया जाता है। हाथों और पैरों में अलता लगाया जाता है। कमर में साड़ी के ऊपर चांदी की चौड़ी करधनी बांधी जाती है। नर्तकी का यह आकर्षक स्वरूप नृत्य कला की प्रस्तुति को और भी अधिक मनमोहक बना देता है। तो बंधुओं, इस प्रकार आज हमने भारतीय शास्त्रीय नृत्य कला को वैभवपूर्ण बनाने वाले दो महत्वपूर्ण नृत्यों मणिपुरी और ओडिसी के बारे में चर्चा की। मित्रों, मणिपुरी नृत्य हाथों और शरीर के ऊपरी हिस्से द्वारा बनाई जाने वाली भंगिमाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला एक खूबसूरत, मृदु और सुशोभित नृत्य है। नृत्य करते समय नर्तक के मुख पर मोहक मुस्कान बनी रहती है। एक सुखद मुस्कान, सजावटी, चमकदार, आकर्षक वेशभूषा और आभूषणों के साथ सुडौल शरीर की संरचना से यह निष्कर्ष निकलता है कि मणिपुरी नृत्य अत्यंत आकर्षक नृत्य शैली है। दूसरी ओर ओडिसी नृत्य भी मधुर लास्य नृत्य है, जिसमें नर्तकी विशेष वेशभूषा, विशेष केश सज्जा और सौंदर्य एवं अलंकरणों से युक्त होकर मनमोहक नृत्य प्रस्तुत करती है और आज तक इस वैभवपूर्ण, समृद्धशाली परंपरा को जीवित रखा गया है। यह हमारे लिए एक गौरव की बात है। एक पावन भक्ति भावना का दर्शकों के मन में इन नृत्यों के देखने से संचार होता है। प्रत्येक नृत्य माला में पिरोए गए मोतियों के समान सूत्रे मणिगणा इव
हमारी नृत्य संपदा को सुशोभित करता है। बंधु, आप सबने धैर्य के साथ प्रस्तुत चर्चा को सुना, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कल्याण मंत्र के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। धन्यवादः। हम्म, हम्म।